हाँ जी। तो लास्ट अपन आ गए थे, ड्रॉप वाला केस बता दिया था, इसमें बूस्टर बताए थे। बूस्टर क्या होते हैं? बस बूस्टर जो लगेंगे वो कहाँ पे लगेंगे? जब यू जीरो होगा। यू जीरो में हम बूस्टर लगा सकते हैं, तो जैसे कोई टावर वाले सवाल होंगे उनमें अगर ये हाइट एच है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बूस्टर। टाइम निकालने के लिए एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर या टी बराबर अंडर रूट 2h/h। सवाल कराए थे इसके एक दो। भाई जैसे सिंपल सवाल कैसे बना दूं, एग्जाम्पल पे लिख लो, बातें नहीं रहे। एग्जाम्पल में मैं बोलूं कि एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया है 45 मीटर से, बताओ जमीन पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब जमीन पर वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन मत लगाइए, सिंपल करिए। सिंपल कैसे बनाते कि u जीरो है, इसका मतलब 45 चलना है, टाइम निकालना है, तो बूस्टर लगाइए दूसरा। तीसरा अंडर रूट 2h/g, तो कितना आएगा? 2 × 45 डिवाइड बाय 10। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 9 3 सेकेंड। अब जमीन पर आने में 3 सेकेंड लगेगा, और हम जानते हैं हर सेकेंड 10 से बढ़ती है, तो जमीन पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 30। खत्म सवाल। इसी में दूसरा सवाल मैं बना देता, एग्जाम्पल 2, कि मान लीजिए किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है और उसने जब y दूरी बची होगी तो यहां उसकी वेलोसिटी बताइए क्या होगी? P पॉइंट पर ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया है। अब देखिए, हमें हाइट पता लग जाए, ऊपर से बूस्टर फेंक रहा है और x पता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाता? अंडर रूट 2gh। अब लेकिन h कितना आएगा? ये h कहां से आएगा? क्योंकि इसमें ये h याद रखिए हमेशा क्या होती है? डिस्टेंस। क्योंकि रूट 2gh में h हाइट है या डिस्टेंस है? कहां से चला है पार्टिकल? ऊपर से। कितना चला है? अगर ये टोटल हाइट h है तो फॉर्मूला क्या आएगा? आंसर रूट 2g/y आएगा क्या? क्या आएगा? रूट 2g(h-y)। तो h-y क्यों हुआ? रूट 2g/y क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर से जब चलेंगे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो चला कितना? y कि h-y? h-y। लिख लीजिए ये दोनों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 आप लोग करना। ड्रॉप किया है, जमीन पर आने में टाइम 5 सेकंड लेता है, तो हाइट कितनी आएगी? बोलना नहीं है तो टावर का हाइट। क्या बूस्टर लगा सकते हैं? बूस्टर यू कितना है? 0। बूस्टर तो याद होने चाहिए, एच बराबर हाफ जी टी। हाफ जी की वैल्यू 5, तो 5t²। कितनी आएगी? 125। लिख लो। आज इतने बच्चे कैसे आ गए गलती से? मेरा टाइम टेबल चेंज हुआ क्या? इतने बच्चे कैसे आ गए आज? भाई किसी और की क्लास थी क्या? मंडे? अच्छा 3 दिन छुट्टी थी तो फिर ऐसा लगता है कि यार चौथे दिन तो चले। अच्छा ओके। मतलब पढ़ाई तो कोई कारण नहीं है ना, मतलब मैं ये दिखना चाह रहा था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, क्या निकालनी है मुझे इसमें, हाइट। तो कौन सा इक्वेशन लगाऊं, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी की वैल्यू 5 और टी वैल्यू हो गई 25, 125 मीटर। लिखिए क्वेश्चन लैंग्वेज में, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अरे बॉल है, a ball is dropped from tower of time of height capital H, of height capital H, ball is dropped from tower of height capital H, find out distance covered, find out distance covered in half of the total time, find out distance covered in half of the total time, total time के हाफ में। h/2 नहीं आएगा, यही तो सीखना है, h/4 आएगा। आधे टाइम में आधी हाइट चलेगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो हमें इसको सोचना पड़ेगा दो इक्वेशन से, कि जरा सोचिए अगर इसकी हाइट कैपिटल एच है और इसको आने में टाइम लग रहा है टी, तो सवाल कह रहा है कि आधे टाइम में, मतलब टाइम कितना हो गया t/2, वो कितना चलेगा, तो मान लीजिए वो इतना चलेगा x, तो ये x पूछ रहा है। तो पहले तो पूरी की इक्वेशन बनाओ, पूरे के लिए क्या लिखते हैं, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, अरे हेलो, और दूसरे के लिए क्या बनाते हैं, x बराबर हाफ जी टाइम की जगह t/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा हाफ जी टी स्क्वायर बाय 4, और ये हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू h, तो ये क्या आ गया h/4। ध्यान रहे हो यहां पर वो दो चीज पूछता है, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड एंड फाइंड आउट द हाइट। तो मैंने पहले ही बताया था कि डिस्टेंस हमेशा होती है जहां से पार्टिकल चलना शुरू करता है, तो डिस्टेंस तो कितनी है h/4, और हाइट हमेशा कहां से होती है, ग्राउंड से, तो आंसर कितना आता 3h/4। तो अगर मैं हाइट पूछता तो हाइट के साथ ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है, वो ग्राउंड से ही है हाइट। तो क्या लिखोगे, h माइनस h/4 कितना आएगा 3h/4। नेक्स्ट प्रश्न, a particle is dropped from a height, and it takes 5 seconds to reach at the ground. It takes 5 seconds to reach at the ground. It takes 5 seconds to reach at ground. One day, after 3 seconds, it is being stopped and released.
After 3 seconds, it is being stopped and released. Find out time taken. Find out time taken. हाँ बेटा, हाँ पहले 5 सेकंड से निकाल लो हाइट कितनी है टावर की, कितनी है 125 √2h/g। चित्र बनाते चलिए, अपने आप दिखेगा। एक 125 मीटर की हाइट हुई। सर ये तो सवाल में दिया ही नहीं है। तो सवाल में लिखा था कि सामान्यतः 5 सेकंड में नीचे आता है, तो t बराबर √2h/g, उसे क्या आ जाएगा हाइट। अब वो पूछ रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि 3 सेकंड उसको चलने दिया, तो होता क्या अगर 3 सेकंड तक चलता रहता, तो 3 सेकंड में मान लीजिए इतना चल गया, तो यहां जाके उसके पास कुछ रफ्तार आ जाती और उस रफ्तार से वो आगे चलता रहता। नॉर्मल दिनों में तो यही हो रहा था। उस दिन क्या हुआ, 3 सेकंड चलने के बाद फिर पकड़ लिया, पकड़ते ही क्या हो गई उसकी यू 0 और फिर वापस से छोड़ दिया। इसका मतलब अब सवाल के 2 टुकड़े हो गए। यहां वापस से यू कितना हो गया 0, और अब उसको बची हुई हाइट चलनी और है। तो 3 सेकंड में कितना चला वो निकाल लो। 3 सेकंड में कितना चला हाफ। देखिए सवाल बहुत आसान होते हैं, बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन अगर 4 मिनट में होता है तो 3.5 मिनट तक तो केवल समझने में लगती है, होने में वो 30 सेकंड में हो जाएगा। तो 9 5 से 45 मीटर वो चल गया है। अब टोटल 125 है, तो ये बची कितनी 80 मीटर। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि एक बॉडी को 80 मीटर से ड्रॉप किया तो टाइम कितना लेगा। तो ये टाइम निकाल लो। ये टाइम कैसे निकालोगे, 2 इंटू 80/10, सॉल्व करोगे तो 4 सेकेंड। अब आंसर 4 हुआ या टोटल यात्रा का 7 हो गया 7, क्योंकि 4 तो फर्दर लगा और 3 में आपने पकड़ा था, तो टोटल टाइम 7, तो उस दिन उसको 7 सेकेंड लगेगा। अरे हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न, a particle is dropped from a building. Particle is dropped from a building. It covers 7/16 of total height. It covers 7/16, ये लिखा हुआ 7/16 of total height in last 1 second. It covers 7/16 of total height in last 1 second. Then find height of the building. Then find height of the building. Take G बराबर 9.8. G है 9.8। आंसर नहीं बोलने अब किसी को भी, आपको आते हैं अच्छी बात है। देखिए सवाल समझते फिर आपको अपने आप दिमाग चलेगा।
ये एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, लेट्स सपोज कितनी मान ली h, और मैंने आपको कितनी बार समझाया जो वेरिएबल हम मानते हैं या तो वो कटते हैं या वो हटते हैं, बस लक्ष्य ये बनाया करो कि पहले कुछ मानो और फिर पूरे सवाल में उनको हटाना होता है, अपने आप आंसर आया जाया करेगा किसी भी क्वेश्चन में करो फिजिक्स में। अब अपन ने मान लिया कि लास्ट सेकंड, अब सेकंड पता है कि तुझे कितनी है, तो लेट्स सपोज कितनी मान ली n सेकंड्स लगी, तो लास्ट सेकंड का मतलब बेटा कौन सी हुई, nth सेकंड, ये मैं बता चुका हूं nth, और nth में सवाल कह रहा है मैं कितना चलाऊं 7h/16। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो पहली इक्वेशन तो पूरे के लिए बनाऊं, h बराबर हाफ जी t की जगह n स्क्वायर, और लास्ट सेकंड में मतलब कौन सी इक्वेशन, फोर्थ, लास्ट सेकंड में कितना चला है 7h/16 बराबर u प्लस जी बाई टू, u कितना है 0, g/2 इंटू 2n-1, कितने वेरिएबल है 2, h और n, कितनी इक्वेशन है, तो सॉल्व तो होंगी। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लो, ऐसे h काटोगे तो आएगा 16/7, g/2 से g/2 गया n स्क्वायर अपॉन 2n-1, और एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक, सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, मेथड 1। इसमें क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन परेशानी क्या आएगी, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, उससे दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 4 आएगी और एक 1 से कम आएगी। अब क्वेश्चन की मैंडेटरी कंडीशन है कि 1 सेकंड तो चल ही रहा है, तो दूसरा वाला रूट हट जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा 4, लेकिन ये परेशानी करेगा क्वाड्रेटिक बनाने में, तो हमारा लक्ष्य क्या है दूसरा, टू अवॉइड क्वाड्रेटिक। तो एक तरीका और याद रखना है, मेथड 2। देखिए मैं क्वाड्रेटिक को अवॉइड कैसे करूं, तो मैंने ऐसे सोचा होगा कि यार ये क्वाड्रेटिक इसलिए बन रही है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और नीचे सिंगल पावर है। अगर मैं किसी भी तरीके से नीचे भी स्क्वायर बना लेता तो स्क्वायर रूट लेके दोनों एन हट जाते, तो लक्ष्य समझ में आया, स्क्वायर लेना था। तो इस सवाल को हमने उल्टा देखा कि ये दूरी कितने टाइम में चलनी है, n-1 में, और ये पूरा, तो ये कितना, और इसमें दूरी कितनी चलनी है 9h/16, ये कैसा आया, h में से 7h/16, तो दो इक्वेशन बना सकता हूं, पहली तो पूरे h के लिए हाफ जी n स्क्वायर, और दूसरी बची हुई हाइट 9h/16, उसमें टाइम कितना लगेगा n-1। ऐसा क्यों किया, देखो स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर बनने पे स्क्वायर रूट लेने से n की पावर क्या हो जाएगी 1, ये साफ, s से h गया, 16 गया ऊपर, तो 16/9 बराबर n स्क्वायर अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से स्क्वायर रूट लोगे तो n के ऊपर से क्वाड्रेटिक हट जाएगी, क्या लिखोगे बताओ, स्क्वायर रूट लोगे तो 4/3 बराबर n अपॉन n-1, तो इसे सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गए, इसका मतलब टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड अगर टाइम आ गया तो हाइट तो आ जाएगी कितनी, हाफ जी इंटू 4 का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी 80 नहीं जी, 9.8 लिया तो 78.4 मीटर, और 80 के आसपास देख लेना। कुछ आया समझ में, बेसिक मेथड है ये, इसी से करना है हमेशा सवाल, कि दो इक्वेशन बनाओ बचे हुए की और पूरे की, और दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। अब ये है आम जिंदगी, आम जिंदगी में सवाल ऐसे होता है। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, मेथड 3, जिसे बोल रहे हैं मेंटोस जिंदगी, ये तुरंत आंसर देगा आपको, लेकिन इस मेथड के नुकसान क्या है, ये केवल तभी लगेगा जब इंटीजर्स में n की वैल्यू आती है, 1 2 3 4 5 n की वैल्यू आएंगे ना तभी लगेगा, लेकिन कभी मान लो n की वैल्यू ऐसी आ जाए, ये तो ना 4 सेकंड आंसर आए,
कभी मान लो आंसर आ जाए √3 सेकेंड, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, साफ। तो ये मेथड क्या कहता है, सुनना, हमें एक चीज पता है क्या, मैंने कहा क्या, लिख लिया क्या, तो लिखना ही नहीं निमटता यार तुम्हारा। कि इस साल तो मैं लिखूंगा ही सर बस, क्योंकि फिर अगले साल समझने में आसानी रहेगी, ऐसा। तो u कितना है, 0। अब मेरी बात समझ, हाँ बेटा बोल, लिखने के लिए बोल रहा था क्या, u कितना हो गया, 0। अब बात समझना, u 0 है और a, खुशबू आ रही है बूस्टर 1 की, मैं कब लगता है, जब टाइम सेम है। अच्छा लास्ट 1 सेकंड मतलब एक एक सेकंड इंटरवल कर लू, तो मैंने मान लीजिए एक एक सेकंड के इंटरवल सोचे, ये सेकंड लिखी हुई है, एक एक सेकंड इंटरवल में दूरी की रेशियो कितना होता है, 135। तो ये रेशियो कितना होता, ये और ये 7, जैसे 7 आए उस रुक जाओ, क्योंकि हमें चाहिए कितने था, 7/16, तो 7 आ गया ना, 7 आते रुक जाओ। अब 7 तक का टोटल करना, ये 16 ही आ गया यार। अब थोड़ा सा मुझे गणित समझाओ, अगर 3 आदमियों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, ए बी सी, तीनों ने पैसा लगाया 1:2:3, इस रेशियो में पैसा लगाया, अब हेलो, टोटल अमाउंट लगाई मान लीजिए कितनी, 60 रुपए, कितनी बताओ, सी ने कितना हिस्सा लगाया, हिस्सा कितना लगाया, पैसा नहीं पूछ रहा, हिस्सा 30 पैसा हिस्सा लगाया। अरे इसका रेशो बटे टोटल रेशो कितना, 3/6 हिस्सा लगाया इसने, तो क्या करोगे यार तुम, इसका हिस्सा कैसे निकालेंगे, इसका लगाया गया पैसे का रेशो अपॉन टोटल रेशो, पक्का। अब टोटल कितना है यहां पर, 16, या फिर कितना है एच, नालायको 16 तो रेशो का सम है, यहां टोटल कितना था 60, सम का रेशो कितना था 6, यहां टोटल पैसा कितना है, सम का रेशो, तो बता इस वाले ने कितना लगाया होगा, 7/16 इंटू एच, मतलब इसके हिस्से में, मतलब एक सेकंड में 7h/16 तभी हो सकता है जब वो एक सेकंड ये वाली हो। नहीं आई बात समझ में, इस सेकंड में कितना हिस्सा चला, इस हिस्सा 7/16, तो इस सेकंड में कितना चल गया, 7/16 ऑफ। और सवाल क्या चाह रहा था देखना, सवाल यही तो चाह रहा था कि वो टाइम निकालिए जिसमें 7/16 चल जाए, तो तुरंत टाइम कितना आ गया, 4। सर मेरा तो साफ हो गया मामला, जैसे 9/25 होता, तो तरीका कैसे लगाते, 9/25 में 1 2, इधर टाइम पहले रेशो ही लिखो, 1 9 पे थम जाओ, 9 और 7 16 और 5, तुम मत बोले, 21 और 3 24, 24 और 1 25, तो इस सेकंड में कितना चला, 9/25, तो 9/25 कब चलेगा, जब सेकंड ये वाली है, और ये कौन सी हुई, 1 2, आंसर कितना 5। और सुनो, लास्ट 2 सेकंड में 16/25 चले, अब 2 का करना है, 2 2 का जोड़ा, तो 9 और 7 16, और तो 16/25 लास्ट की 2 सेकंड में कब आएगा, जब लास्ट के 2 सेकंड ये दोनों बने, तो कितना है टाइम 5, टाइम तो पूरा 5 ही आएगा। सवाल ऐसे बनता है कि फाइंड ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इट कवर्स 7h बाय, नहीं कितना है 16h/25 इन लास्ट 2 सेकेंड्स, तो 16h/25 तभी हो सकता है जब 9 और 7 हो, मतलब टाइम कहां तक होगा 5 तक, तो आंसर कितना है टावर की हाइट का 125।
लेकिन इसका नुकसान क्या है? मैं बोल दूं ऐसा टाइम हो कोई 9h/21, अब 9 तो लिया है सर हम, लेकिन 9 तक का जोड़ कितना आना चाहिए? 25। इसमें कितना आ रहा है? मेथड फेल। क्योंकि ये किसने कहा कि एन हमेशा पॉइंट उसमें आएगा 1 2 3 4 में? तो अपने मॉड्यूल तक सोचे, ईएलपी तक सोचे, तो ये मेथड से मैं सारे सवाल कर सकता हूं। लेकिन एक सवाल मेरे सुन लो, लिखो। तो उसके तीनों मेथड लिखो पहले तो, ये वाला मेथड भी लिखो। मेथड 3 में लिखिए ऐसे, u बराबर 0, a बराबर कांस्टेंट, तो बूस्टर 1। लिखिए बूस्टर 1, लिखना कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है बस। तुम सब मैं लिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा। रेशो लिखा हुआ है 1 3 5 7, ये लिखा हुआ है। ये 1 सेकेंड की दूरी याद रखो कितनी होती है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is dropped, a particle is dropped a particle is dropped, it covers half of the total height in last second, it covers half of the total height in last second, find out total time taken, n की वैल्यू निकालनी है। find out total time taken, a particle is dropped, full stop, it covers half of total height in last second, half of the total height in last second, then find out time taken, मतलब n की वैल्यू। तो ये मेथड लगाऊं, तो ये मेथड लगाऊंगा तो कैसे करता? ये तो 135 है, अब मुझे क्या चाहिए? हाफ। हाफ मतलब 1/2, तो 1 चाहिए था। अब लोग 1 में रुकते, 1 तक का रेशियो कितना है? तो खेल खत्म। तो अब किससे करेंगे? बेसिक से। मेथड 2 से करो, बेसिक वाला। दो क्वाड्रेटिक बनाओ, मतलब एक ऊपर तक का लगा दो, एक उसमें लगा दो पूरे में से, और दोनों को स्क्वायर रूट लेके एन की वैल्यू निकालो। अरे मेथड 2 तो बेसिक है, वो तो हमेशा लगेगा। परफेक्ट, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था यार, लफड़ा ये था। बिल्कुल सही है तेरा आंसर। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। 101% सही है आंसर, √2/√2 - 1। लेकिन पता है ये ऑप्शन में नहीं था, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन में नहीं था तो हमें क्या करना पड़ता? रेशनलाइज। पहले तो वहां तक ही पहुंचे सर। तो ट्रिक आनी चाहिए, लेकिन ट्रिकों में हमेशा ये बात ध्यान रखनी होती है कि कब फेल हो जाएगी। अब 11h/36, 7h/16, 9h/25 ये मिलते हैं आसपास हमेशा सवाल, तो ट्रिक फिर तो हम कैसे करेंगे? सीधे ट्रिक से। फिर तो हम समय क्यों लगाएं? लेकिन अगर मान लीजिए कभी अजीब सा आएगा तो फिर समय लगाना पड़ेगा। पूरी हाइट कितनी है? h, लेट सपोज पूरे में टाइम कितना लग रहा है? n सेकेंड, n मान लेते हैं। तो क्या लिखता? h बराबर हाफ जी n स्क्वायर। और अगर ये nth सेकेंड है तो बची हुई दूरी कितनी है? h/2, क्योंकि h/2 ही चल रहा है। और टाइम कितना बचा? n-1। तो इसमें लगा दो पूरे आधे में, इतने से में, तो h/2 बराबर हाफ जी n-1 का होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो। तो हाफ जी से हाफ जी गया, h से h गया, आंसर आएगा 2/,
n अपॉन n माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा √2। हेलो, सॉल्व करने पर n की वैल्यू आएगी बेटा जी √2 अपॉन √2। अब देखो ये अजीब सी वैल्यू आई है, कहीं गलत है? परफेक्टली सही है, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं। तो जब ऑप्शन में नहीं होता तो ही हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 + 1 और √2 + 1, ताकि नीचे a² - b² लग जाए। तो ये बन गया a - b और ये बन गया a + b। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2 + √2 और नीचे, तो आंसर क्या आया 2 + √2 सेकेंड। नीचे कैसे बन गया a² - b²। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है सिर्फ ये समझाने के लिए कि ट्रिक फेल भी हो जाएगी, तो मेथड टू बेसिक है वो आना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो टिप टिप वाला, वाटर ट्रैप गिर रही हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। पार्टिकल हटाओ, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, क्वेश्चन है वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग at regular interval water drops are falling at regular intervals from a tap from a tap 18 meter high, 18 मीटर ऊंचे टैप से, from a tap 18 मीटर हाई। 18 को 16 कर लो, 16 मीटर हाइट, ठीक। 5 ड्रॉप्स आर फॉलिंग, 5 ड्रॉप्स आर फॉलिंग, 5 ड्रॉप्स गिर रही हैं। When first drop reaches the ground, fourth starts to fall. When first drop reaches the ground, fourth starts to fall. चौथी गिरना शुरू करती है, तो एक्चुअली कितनी गिर रही है 4। मैंने कितनी दिखा दी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब 20 गिर रही हो, लेकिन बात का काम है इंपोर्टेंट हो कि गिरने का तरीका क्या है कि जब पहली जमीन पर आ रही है तो कौन सी निकल रही है, चौथी। क्या लिखा मैंने, when first drop reaches the ground, fourth starts to fall. Then at this instant find out, number 1, then at this instant find out, number 1, distance covered by second drop, distance covered by second drop। थर्ड, दूसरा क्वेश्चन, हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप, हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप। तीसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप्स, टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप्स। तीसरे वाले पे स्टार लगाना, यही है जो आपको मैं नया बता रहा हूं, बाकी 2 तो कोई भी कर लेता है। टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप्स, स्टार लगा लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो, मतलब सवाल समझते हैं क्या है। सवाल कह रहा है कि किसी नल से h हाइट, ऊपर कोई नल है जिसकी हाइट दे रखी कितनी, 16 मीटर, ड्रॉप्स गिर रही हैं, लेकिन गिरने का पैटर्न ऐसा है कि रेगुलर इंटरवल में गिर रही हैं। अब वो इंटरवल कितने का ये पता, क्या पता, t = 0 पे गिर रही हो, फिर t = 20 पे गिर रही हो,
फिर टी बराबर, लेकिन एक का जो इंटरवल है वो इरेगुलर है, तो पहले का टाइम अगर 20 सेकंड है तो अगली भी 20, अगली भी 20, ऐसे। अब वो 20 भी हो सकता है, 1/20 भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, तो टाइम इंटरवल इज अननोन। तो मान लीजिए कि जब चौथी ड्रॉप गिरी होगी तो चौथी तो यहां पे होगी, तो तीसरी हवा में होगी, दूसरी हवा में होगी, और पहली कहां जाएगी, जमीन पे। तो पहले बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे, नीचे कौन सी आएगी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। कोई दिक्कत, ठीक है सर, यहां पे समझ में आई बात। अब इनके बीच का टाइम इंटरवल जो भी है, मान लीजिए टी है, तो वो इनके बीच में भी कितना है, और इनके बीच में भी कितना है, टी। टाइम इंटरवल सबका सेम है। अच्छा, अगर मैं बूस्टर की निगाह से सोचूं तो यू कितना है, ए कितना है, सोचते रहो, यू कितना, ए कितना, और टाइम इंटरवल भी सेम। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आई डोंट नो, लेकिन जो डिस्टेंस होगी उसका ट्रिपल इसका होगा और फिफ्थ ये होगा। तो अगर मैं इन सबका सम करूं तो इसको 18 ही कर लो, बढ़िया आंसर आ जाएगा यार। 16 पे भी मैं कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, 16 से करूं, नहीं 18 से करूंगा। तो 9x बराबर, पता है मैं 5 ड्रॉप लेता तो हो जाता, मैंने पहले 5 ही ली थी, 5 ली थी, क्या बन जाता है 16, पर वो 5 के लिए ज्यादा दिक्कत करनी पड़ेगी, क्या बोलना पड़ेगा, when first reaches the ground fifth starts to fall। खैर 9x बराबर 18, तो x की वैल्यू 2 मीटर, मतलब x कितना है, मतलब जब पहली ड्रॉप 2 मीटर चलती होगी तो दूसरी ड्रॉप गिरती होगी। तो अब मैंने क्या पूछा है, पहला, अब डिस्टेंस कहां से होती है, ऊपर से, और हाइट ये नहीं पता होगा तो सवाल वैसे ही खत्म हो गया। क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, सेकंड ड्रॉप कहां है, ये रही, कि डिस्टेंस मतलब कहां से निकालना है, ऊपर से, कितना है 4x, और x की वैल्यू 2, कितना आया 8 मीटर। नहीं आया सवाल समझ में, डिस्टेंस कितनी आएगी 8 मीटर, और दूसरा क्या पूछा है, हाइट किसकी, अब हाइट कहां से होती है, अब थर्ड ड्रॉप की हाइट कहां है ग्राउंड से, 8x, थर्ड ड्रॉप की हाइट कितनी आएगी 8x, कितनी आएगी 16 मीटर। जब तक ये चित्र नहीं बनेगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। थर्ड के बाद क्या पूछा है, टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉप्स, तो ड्रॉप्स के बीच का डिस्टेंस पहली बार में कितना है x, x बराबर √2h/g। सर इतना नहीं समझ में आया मुझे, कोई बात नहीं, एक और तरीका सुनो, ये पूरा टाइम निकाल लो, इस टाइम में कितनी ड्रॉप गिर गई 3, चौथी तो गिरना शुरू हुई है, कितनी गिर गई, तो पूरा टाइम निकाल के डिवाइड बाय, तो वो भी तो कौन सा टाइम इंटरवल आ गया, 2 ड्रॉप्स के बीच वाला। अरे भैयो टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम 2 इंटू 18/g। अरे टोटल टाइम क्या है किसी भी एक ड्रॉप को नीचे आने में, √2h/g, कितना आएगा ये, तुम कुछ मत बोलना बेटा, मैं बोल रहा हूं √3.6 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें कितनी ड्रॉप गिर गई 4, कितनी गिर गई 3, 3 ड्रॉप्स हैव फॉलन। तो टाइम इंटरवल क्या करूंगा, अब जो टोटल टाइम आया है √3.6, इसको डिवाइड कैसे कर दूं 3 से, 3 को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 9, तो आंसर कितना आएगा 0.4 सेकेंड। अरे 3 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 9 को 3.6 से काटेंगे तो, गजब भाई साहब गजब, ये कराते सर आप बस बढ़िया रहता,
ये डिस्टेंस बिटवीन, ये नया करा है टाइम। टाइम निकालने के लिए आपको फिर पूरा समझ में आना चाहिए मोशन। अभी तो मैंने चौथा हिस्सा नहीं करा है इसका कि तीसरी ड्रॉप कितने टाइम तक चल गई होगी। अब तीसरी ड्रॉप का टाइम देख कितना चल गई, टाइम टाइम 2t, 2 इंटरवल चल गई ना, तो इसको किससे गुणा कर दे, 2 से। तो ये पूरा बाल की खाल निकालना सवाल की, और सब पूछे गए अलग अलग। एडवांस में पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ये चीजें पूछ लेते हैं, तो ये तो सब कोई समझ लेता है। ये टाइम इंटरवल समझना, कौन सी बॉल कितना चली, उसके लिए पूरा मोशन समझना पड़ेगा। क्या ये सवाल समझ में आया? एक को करा दूं ऐसा? क्यों कराऊं? एक ही जैसे सवाल कराते रहूं? अब क्या करूंगा, 18 की जगह 16 कर दो, 5 ड्रॉप गिरा दो, वो तुमसे हो जाएगा, बड़े लगेगा तुमको, पर समझ में तो एक से आ जाना चाहिए ना यार। अब 2 सवाल हैं इसके, एक मॉड्यूल में और एक ईएलपी में, डेटा अलग होगा, पर उन दोनों में केवल क्या पूछी है, डिस्टेंस और हाइट। ये टाइम वाला कहीं नहीं पूछा, वो मैंने आपको सिखाया है एडिशनल। गलती क्या करेंगे बच्चा, अगर मान लो तेरे जीवन में पहली बार सवाल आ गए, तो तू क्या करेगा, √3.6 डिवाइड बाय 4 कर देगा, क्योंकि तू लग रहा है, तुझे क्या लगेगा कितनी ड्रॉप गिर गई, 4। हर कोई 4 से डिवाइड कर देगा और ऑप्शन में वो होगा, जबकि 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, क्योंकि चौथी तो स्टार्ट हुई है ना अभी, तो गिरी कितनी है, 3, इसलिए कह रहा हूं मैं सवाल। नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड हुआ, एक स्टैंडर्ड 9h/16 होता है। अच्छा वो 9h/16 जो लिखा है उसको भी स्टैंडर्ड टिका दो, वो भी स्टैंडर्ड होता है। 7h/16 वाला स्टैंडर्ड है दोनों क्वेश्चन ड्रॉप वाले केस में। हाँ बेटा बोल। दो मिनट, हाँ तो उससे भी टाइम आएगा, वो तो वही आएगा, पहले मैंने वही बोला था, पर आपके एक्सप्रेशन देख के मैं समझ गया कि ये सस्ता वाला तरीका बता दूं। बाकी ये निकालने का एक और तरीका क्या है, अरे दूरी कितनी दोनों के बीच की, x 2 मीटर। अब दूरी पर तो t बराबर √2h/g, या h बराबर हाफ, h की तरफ दो, क्या आ जाएगा सीधा टाइम। सर में से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो निकलते नहीं है, हो जाता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सवाल, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सवाल हो जाता है, हो जाते हैं सारे। बिल्कुल सही जवाब देते हैं, सारे नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक अपने जो करे वो तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन है। शराबी वाला सवाल कराया था मैंने आपको, शराबी वाला। अब ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, पहले एनसीईआरटी में था, मैंने कराना बंद कर दिया, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के सवाल को सुन लेना बस, क्योंकि कल कोई पूछने आ गया था। कराया था क्या? मान लीजिए कि 11 मीटर दूर गड्ढा है, लिखना नहीं सवाल, समझा रहा हूं, कराया है? आधो को कराया, आधो को नहीं कराया, हो सकता है ऐसा हो गया। 11 मीटर दूर क्या है, गड्ढा। एक शराबी 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे, भाई ने रटा हुआ है 5 और 3 का, क्या कहा अपन ने, 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे, तो बता कितने स्टेप्स में वो गड्ढे में गिर जाएगा। क्या फिजिक्स है इसमें? अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पहले था, पता नहीं मुझे, अभी मैंने एनसीईआरटी देखी नहीं है, पहले था। तो इसमें कैसे करते हैं सवाल का मूल, और वो कहां सीखते हैं, मैं बता रहा हूं, रेलवे की एग्जाम में। वहां की किताब में लिखा रहता है कि तरीका क्या होता है सवालों करने का, पहले फॉरवर्ड स्टेप माइनस कर लो। कितनी फॉरवर्ड स्टेप है, फॉरवर्ड 3, तो इसको 3 कम करो, कितना, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 8 के बाद जैसे 3 कदम लेगा तो 2 वाले काउंट नहीं होंगे। तो मैं आपको तरीका बताऊं जबरदस्त, कोई भी सवाल हो इनमें क्या करना होता है, आगे वाली स्टेप कम करो, कितनी है, तो तेरा लक्ष्य पहले कहां तक लाने का है, 8, 8 के बाद तो क्या जोड़ देना, 3। अब 8 कैसे लाएगा, उसके लिए एक साइकिल में निकाल, पूरी एक साइकिल कितने की है, 3 आगे, तो एक साइकिल में कितनी स्टेप,
और नेट चला कितना, 1। सुनना मेरी बात, अब तो तू कर लेगा, महान तो तुम हो, तो सुन लो मेरी बात यार। कितना हुआ, तो 5 स्टेप में नेट कितना चला, तो 8 मीटर चलने में नेट स्टेप कितनी लेगा, 40। तो 40 स्टेप तक कहां पहुंच गया, 8 पे। उसके बाद कितनी स्टेप, कितना आएगा, 43। फिजिक्स है इसमें कुछ, कोई काइनेमेटिक्स का सवाल है, ये लो रीजनिंग का सवाल है एक्चुअली, ये चलना चाहिए। अब इसी का सवाल है, कैसे बना, तो बंदर ले लो। एक बंदर 8 कोटना है, 11 मीटर है, 11 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना चाहता है। वो 3 कदम ऊपर जाता है जंपिंग में और 2 कदम, तो बताओ कितने जंप के बाद वो 11 मीटर ऊपर खंबे पे चढ़ जाएगा। तो शराबी कोई बंदर बना लो, सेम आंसर आएगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ग्रेविटी की कुछ बात करनी नहीं है, तो काम करता हूं। तो करना क्या होता है इसमें, करना क्या है, फॉरवर्ड स्टेप को माइनस करके पहले तो नेट निकालो, फिर एक साइकिल में से वहां तक लेके आ जाओ पहले, और उसमें उतना आगे की स्टेप जोड़ दो। जैसे तुम करके दिखाओ, शराबी कह लो 21 मीटर दूर है, ठीक है ना, अरे बोलो 5 आगे 3 पीछे, बोलना नहीं आंसर, समय पूछ रहा हूं आपकी बार। एक स्टेप, सॉरी 5 आगे और 3 पीछे, कितनी स्टेप हुई, 8। तो एक साइकिल 2 सेकंड की है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा गिरने में, तो पहले स्टेप निकाल लो, पहले स्टेप निकालो कितनी होगी, 5 कम कर लो, 16 तक ले आओ। कितनी बची एक साइकिल में, अरे कहां पे लेके आओ पहले, 16। अब 16 तक गिनो, एक साइकिल में कितनी स्टेप, और चला कितना, 2। तो एक साइकिल में कितना चला है, 2 मीटर। तो ऐसी कितनी साइकिल चाहिए 16 तक के लिए, 8 साइकिल चाहिए। और एक साइकिल में कितना स्टेप है, तो 64 साइकिल तक, तो 64 स्टेप तक तो केवल कहां पहुंचा होगा, 16। और कितनी स्टेप और जोड़नी है, 5, कितना आएगा, 69 स्टेप्स। तो स्टेप सही है, क्या निकालना है अभी, टाइम। टाइम कैसे निकालो, 8 स्टेप का टाइम कितना है, 2 सेकेंड। अरे एक साइकिल में कितनी स्टेप है, अरे स्टेप तो स्टेप होती है यार, स्टेप 5 और 3 कितनी, 8। तो 8 सेकंड में स्टेप कितनी है, तो सॉरी 8 स्टेप में टाइम कितना है, तो एक स्टेप में 1/4 सेकंड, कितनी स्टेप है, तो 69 इंटू 1/4, इतना टाइम लगेगा। तो ये मैंने कहा ना, कोई पता नहीं काइनेमेटिक्स में कोई सवाल ऐसा है तो ना बने। दिस इज ऑल अबाउट आईक्यू। बनाने वाला अगर ऐसा बनाएगा तो फिर वो होंगे गलत, तो होंगे, कोई नहीं कर सकता, ठीक। तो अभी किस पे आ गए, पर स्टैंडर्ड पे आ गए थे ना, आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस कवर का रेशियो कितना होता है, 1357। कभी कभी वो ये कह देता है कि बताइए इक्वल टाइम में रेशियो कितना है, 1357, इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो, तो लिखो ऐसे लिखना, दोनों को पैरेलल में, इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो और इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो। मतलब सवाल समझना, दोनों में ड्रॉप ही किया है बॉल को ऊपर से, U 0, हेलो,
अब इक्वल टाइम मतलब कोई भी टी टाइम का इंटरवल, इस टी में, इस टी में, इस टी में, डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है? 1:3:5। क्या आता है? 1:3:5। अब वो सवाल कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसी टावर से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए और टाइम ना सेम हो के डिस्टेंस सेम है कि 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, इनमें टाइम का रेशियो क्या आएगा? तो अब क्या सेम कर दूं? हाइट कर दूं। ये कितनी? h, ये कितनी, और ये कितनी? h। इनमें टाइम का रेशियो, टाइम ये वाला कितना मान लिया? ये t3। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? t1:2। ये तो किसका रेशियो आया है? h1, h2, h3 का रेशियो। और अब पूछा है उसने t1, t2 और t3 का रेशियो। तो कैसे निकाले? देखो t1 कैसे निकालूं? √2h/g। और t2 कैसे निकालूं? अब t2 टाइम है यहां से यहां आने का। अब यहां वेलोसिटी 0 तो ऊपर से करना पड़ेगा। कितनी ऊपर से हाइट? तो 2 × 2h बाय माइनस कितना कर दू? t1। अरे ये पूरा टाइम निकाल लू क्योंकि ऊपर से यू कितना है? 0, और मुझे t1 को माइनस कर दो। कितना है ये? t1 की वैल्यू रख दो ना, कितनी है? √2h/g। तो अंदर क्या बचेगा? √2 - 1। अरे सही लिख रहा हूं मैं। तो क्या लिखेगा रेशियो? t1 का वैल्यू √2h/g, t2 का वैल्यू √2h/g, और अंदर इसको ऐसे लिख √- √1। और आगे वाला भी निकालोगे ना, वो आएगा ऐसे √2h/g, √3 - √2। तो √2h/g, √2h/g, √2h/g कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा रेशियो? 1:2 √2 - √1 √3 - √2। रटना है क्या? ये याद होना चाहिए, ये याद रखने की जरूरत, क्योंकि ऑप्शन में आएगा, आप ऑप्शन से निकाल लेना। निकालना मैंने सिखा दिया कैसे निकालना था। तो देखना पड़ेगा, हमेशा 135 ये आंसर नहीं आता। किसका रेशियो क्या पूछता है? इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 135, लेकिन इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो ये आएगा अलग। 1:2। अब 1 को चाहे रूट लगा लो आगे, तो रूट में याद रखो √1:2, √2 - √1, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस, फिर √3 - √2। चलिए ड्रॉप वाले क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन लिखिए। A ball is thrown vertically upwards. A ball is thrown vertically upwards. Distance covered in 5th second. Distance covered in 5th second. Distance covered in 5th second बराबर distance covered in 6th second। कल होमवर्क डिस्कशन होगा। कल ऐसा हो सकता है कि मेरी ही क्लास हो, इसलिए कल भी आपको अपना सामान सट्टा लेके आना है। और क्या करना है? कल डिस्कशन करेंगे ईएलपी का और मॉड्यूल का। मैंडेटरी है, आप आए तो आपकी चॉइस है, लेकिन डिस्कशन तो जरूर होगा। तो होमवर्क कर लेना, मैं दे दूंगा। मोशन ऑफ ग्रेविटी समाप्त कर लेंगे आज।
अरे कल क्लास खाली आएगी कोई ना कोई, तो सामान सट्टा तो लेके आना है, ये तो बोल रहा हूँ। मतलब अपना फिजिक्स का वो लेके आना मॉड्यूल और ईएलपी। लिखिए क्या लिखा, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, फिर इट डिस्टेंस कवर्ड इन 6/5 बराबर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल, फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल। हाँ जी बताइए। 50। अब इसको अगर आप nth वाले फॉर्मूले से कर रहे हो तो u से u कट जाएगा। करो ना nth वाले फॉर्मूले से करे तो u माइनस जी बाई 2 2n माइनस 1 बराबर u माइनस जी बाई 2, तो u से u कट रहा है, तो u निकाले कैसे? क्योंकि फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। सोचिए दो ही तो पॉसिबिलिटी है कि या तो 5th और 6th इस तरफ हो, एक ही तरफ हो, या इस तरफ हो, या 5th इधर हो और 6th इधर हो। क्या तीन ही पॉसिबिलिटी है? अगर एक तरफ होते तो अब यही बताया कि इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशो 135, 5-6 इक्वल टाइम ही तो हो गया, तो इक्वल टाइम में रेशो कितना आता 135। तो एक साथ तो नहीं हो सकते ये, अगर एक साथ होते तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होता 135। दो डिस्टेंस बराबर बराबर केवल तब हो सकती है जब पांचवी तो बने आखिरी सेकंड और छठी बने पहली सेकंड। इसका मतलब ऊपर तक का टाइम 5, तो जमीन पे कितनी 50। नहीं आया तो हलवा सवाल नहीं कर रहा, बड़े सवाल करा रहा हूं। और कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत रॉकेट सवाल है, बस सीखना है सोचना कि 5th और 6th एक तरफ क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एक तरफ हो, एक तरफ मतलब या तो इस तरफ 5-6 आ जाए या 5-6 इधर आ जाए, तो डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकती। डिस्टेंस का रेशियो तो 1-3-5 होता। ये बराबर तो केवल एक ही स्थिति में हो सकती है कि पांचवी आखिरी बने और छठी पहली बने। तो ये लाइन लिख दी है, लिखो t बराबर 5 एंड t बराबर 6 सेम साइड में नहीं हो सकते। t बराबर 5 एंड t बराबर 6 सेम साइड में नहीं हो सकते। सो करके फिर ये डायग्राम बना दो, दिख जाएगा अपने आप। ये वाला, ये t बराबर 5 है और ये t बराबर 6, तो ये u आ जाएगा। t ऑफ जाना t b क्या है, b कहां है यहां पर, टाइम कितना आएगा t मिड पे आएगा। ये क्या करना चाह रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों टाइम बराबर, ये 1 सेकेंड ही तो है। चले हेडिंग लिखो, केस 3 वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। अब टावर से कहां फेंकना है बॉल को, नीचे फेंकना है और ऊपर फेंकना है, दो ही तो केस बचे हैं। भाई ड्रॉप वाला देख ही लिया, तो लिखो केस 3 वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। अब देखो इसी का एक सवाल आएगा मॉड्यूल में, बता देता हूं पहले ही, करना है आपको कि एक वेल है, कुआं,
उसके अंदर h हाइट के बाद क्या मिलता है? पानी। ये पानी है, ये इसके बेस से कितना नीचे है पानी? h। यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड इज v। बता देगा मैंने ये सवाल। अब बोलेगा बताइए छपाक कब सुनाई देगा? अरे आता है ना पानी में जो पत्थर डालते हैं, तो वो कब सुनाई देगा? अब केवल हिटिंग टाइम नहीं, लिसनिंग टाइम भी जोड़ना पड़ेगा। अब हिटिंग टाइम तो कितना आया? कितना चलना है पत्थर को? h। तो छपाक बनेगा कब? जब हिट करेगा पत्थर। वो टाइम कितना हुआ? √2h/g। बहुत बढ़िया, √2h/g प्लस। अब यहां पर साउंड जनरेट होगा, तो साउंड कहां ट्रेवल करेगा? ऊपर। अब साउंड की स्पीड कांस्टेंट होती है, साउंड पे जी का कोई इफेक्ट, तो साउंड को कितनी डिस्टेंस चलनी है? स्पीड कितनी है? तो साउंड का टाइम h/v। सवाल समझ में आया? चलिए हेडिंग लिखिए, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। बेटा काइनेमेटिक्स टॉपिक ही ऐसा है, अच्छा है ना टॉपिक? हाँ, पेपर में भी ऐसे सवाल दूंगा। पिछली बार वाला, अच्छा तुम्हारे तो पिछला मैंने लिया नहीं था, प्रो 3 का। यू क्या किया आपकी बार? फेंका है, तो यू पॉजिटिव है। गलती क्या कर लेते हैं बच्चे? ग्राउंड पर वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? 0, जो गलत है। ग्राउंड पर वेलोसिटी 0 होगी, कैसे पता लगा आपको? ग्राउंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा टक्कर कैसी है। तो सवाल किसका बन जाएगा? कोलिजन का। तो आप जो स्पीड निकालते हो वो हमेशा है टकराने से जस्ट एक मोमेंट पहले। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं पूछता हूं नीचे तक आने का टाइम बताओ सर, v बराबर u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0। यही तो गलती है बेटा। लॉजिक से सोच, g कहां है और वेलोसिटी कहां है, तो बढ़ेगी या घटेगी? तो कभी भी 0 नहीं हो सकती। आपको लग रहा है कि टकराने के बाद 0 होगा, तो आपको लग रहा है क्योंकि आपने कम सीखा हुआ है। जब अपन पढ़ेंगे कोलिजन, तो वहां तो सवाल ही ऐसे शुरू होगा कि एक बॉल 10 मीटर से फेंकी, 3 बाउंस के बाद उसकी स्पीड कितनी? अब 3 बाउंस के बाद स्पीड तभी निकाल सकते हो जब इसका क्या पता हो? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक, तो लिखो इसमें इक्वेशन कैसे लगाएंगे फिर। पहली इक्वेशन क्या लगाते हैं? बॉल कहां जा रही है, तो नीचे की दिशा आपकी बार पॉजिटिव। तो बोलिए पहली इक्वेशन क्या बनती? साथ साथ करते रहो। v बराबर u प्लस जी टी। दूसरी, h बराबर u 0 नहीं है तो बूस्टर लग जाएंगे क्या? लग जाएंगे? नहीं लगेंगे भाई। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। सवाल खत्म करके छोड़ेंगे आज इसको, मोशन अंडर ग्रेविटी को। ये हाइट है 45 मीटर, एक बॉल फेंकी है नीचे कितने से? 40 से। जमीन पर आने में टाइम,
अरे ये सॉल्व करना है कि इसको ही लिख के बैठ गए? सेकेंड इक्वेशन लगाओ तो क्वाड्रेटिक बनेगी। करो सॉल्व, तो इसमें क्या करो, कितना, 1 सेकेंड, करेक्ट। एक काम ऐसा भी कर सकते हो, थर्ड लगा लो, थर्ड लगा के क्या निकाल लो, v, फिर फर्स्ट लगा के क्या निकाल लो, टाइम। क्वाड्रेटिक बचानी है तो जिसने क्वाड्रेटिक लगाई है वो अच्छी चीज करी है उसने। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व भी तो नहीं होती सर, वही तो सीखना है। क्वाड्रेटिक को आप कब तक अवॉइड कर लोगे यार, किसी क्वेश्चन में तो आएगी। हाँ बताइए, क्वाड्रेटिक लगा दो तो 45 बराबर 40 इंटू टी प्लस 5t²। 5 से गुणा लो तो 9 बराबर 80 प्लस t²। तो t² प्लस 80 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जोड़ने पर मिलना चाहिए 8 और मल्टीप्लाई करने पर 9। 8 और 1, अरे तो t², हाँ 9 एकम 9 प्लस 9t माइनस t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से टाइम की वैल्यू एक तो आएगी माइनस का 9 और एक आएगी 1। माइनस 9 को हटा दो, क्या आ गया आंसर, 1 सेकेंड। ये है आम जिंदगी, ऐसा कौन करेगा भाई, तुरंत आंसर आना चाहिए। कैसे सर, मेंटोर जिंदगी कैसे सोचते, मैंने बूस्टर सिखाए थे, मगर बूस्टर के लिए यू क्या लगा सकता हूं या बूस्टर, लेकिन लगाया जा सकता, जबरदस्ती लगा दूंगा, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि लेट सपोज 4 सेकंड पहले तो यू कितना रहा होता, 0। अरे यार देखो सीखना है तो बाकी तो मैं सवाल इसी से कराना सिखा दूंगा, समझो कितना है। तो 4 सेकंड पहले क्या रहा होगा, तो यहां से क्या चिपका सकता हूं, बूस्टर। 4 सेकंड में दूरी कितनी होती, 80। तो टोटल दूरी कितनी है, 125। तो टोटल टाइम 5, कितना कम कर दो, 4 तो है नहीं ना, कितना है आंसर, 1। इतना तो मैं चला नहीं सकता सर, तो मत चलाइए, इससे करिए। आपने अगर इस साल के टॉपर का इंटरव्यू, हालांकि टॉपर के इंटरव्यू को मतलब नहीं होती, लेकिन उसने एक बहुत काम की बात बोली, मैं कोई ज्यादा तवज्जो देता नहीं ऐसी चीजों को, क्योंकि वो बाद में तो सब कुछ वैसा होता है जैसा अपन चाहते हैं वैसा ही वो बोलेगा। अरे आप ही समझिए, ऐसा नहीं होता कि टॉपर अपने मन से बोलता है, उसे बता दिया जाता है। अच्छा आज टॉपर ये बोलता है मैंने एनसीईआरटी खूब सारी पढ़ी, कोई पढ़ सकता है फिजिक्स की एनसीईआरटी, अभी इतने टॉपिक पढ़ा है इसमें, तो ये सब लिख के देना पड़ता है उनको कि ऐसा बोलिए, वो बात नहीं। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना यार, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं ऐसे कैसे बोल दूंगा कि इस बुक से पढ़िए, एक ही तो बुक को रेफरेंस करूंगा, किसको, एनसीईआरटी का। मैं ये थोड़ी बोल दूंगा कि इस बुक से पढ़ लीजिए बेटा, ये पीरियड शानदार बुक है, तो उस बुक का प्रमोशन हो गया ना। और एनसीईआरटी तो गवर्नमेंट की है, उसे आपको क्या करिए, प्रचार करिए, तो वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ उसने एक काम की बात क्या बोली, इस साल जो आया था सीकर में जो था, उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं गंवार हूं, ये बहुत बड़ी बात है। उसने ऑन रिकॉर्ड है, मैंने तो सुना है। तो उसने कहा कि मेरा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है, और ये मेरे को बहुत पहले पता लग गया। मतलब मैं, उसने कहा कि मैं और टॉपर जैसा नहीं हूं, इसका दिमाग बहुत तेज है, मेरे अंदर नहीं था, तो मुझे पता था कि जैसे नया क्वेश्चन फ्रेम होगा मुझसे नहीं बनेगा। कितनी बेहतरीन बात बोली उसने, जबकि ऐसा बहुत कम बच्चे बोलते हैं, इसलिए मुझे वो अलग लगी। तो उसने बोला कि फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मुझसे नया क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर मैंने फर्स्ट रैंक कैसे लाई। तो उसने कहा कि मैंने दुनिया में जितने भी सोर्सेज जहां जहां से नीट का पेपर आ सकता था वो सब कर डाले। तो किसी ने मन में आ रहा है कि सर कौन कौन से, उसने कहा जितनी भी स्टैंडर्ड कोचिंग चलती हैं, कोटा में, सीकर में,
मुझे लगा कि पेपर इन्हीं से आ सकता है, कुछ आसपास की किताबें सबके क्वेश्चन मैंने कर डाले ताकि मुझे कोई क्वेश्चन नया ही ना लगे, और अगर फिर भी नया आता तो मैं फंस जाता। मैं सोच रहा, मैंने कहा ये भी तरीका सही है। और उसने कितनी अच्छी बात बोली लास्ट में कि इसका कंक्लूजन क्या है, दो ही चीज, एक सवाल और एक एक्सेप्टेंस की मैं मुझसे नहीं होगा नया सवाल। अगर आप ये चीज भी एक्सेप्ट कर लेते कि आपसे नया नहीं बनेगा तो आपने उसके पीछे हार के नहीं बैठा, उधर सोचा कि मान लो मेरी स्कूल में कोचिंग में पेपर हो रहा है तो वो पेपर कहां से हो सकता है, तो मार्केट में जितने स्टैंडर्ड टूल है वो सब कर डालो। अब वो इतनी बार कर लो, एक बार दो बार, कि मुझे कम से कम ऐसा तो लगेगा कि कोई क्वेश्चन नया नहीं है। हाँ, अगर कुछ नया आया तो वैसे भी नहीं बनता और वैसे भी नहीं बनता, लेकिन मैंने चांसेस बढ़ा लिए उस नए क्वेश्चन को सीन बनाने में। अनसीन को सीन करने का तरीका क्या है, ज्यादा क्वेश्चन करो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, और यही अगर फॉलो करोगे तो यहाँ पे अपने कोचिंग में एक बच्चा था विशाल, पहले साल जो बच्चा था फर्स्ट ईयर में, उसका दिमाग भी बहुत शार्प नहीं था, वो सिलेक्ट हो गया था 665 थे उसके पहली साल में, लेकिन उसने फिजिक्स में कुछ सवाल करे थे भाई, मैं मान के चलता हूँ फिजिक्स में करीबन उसने 20,000 सवाल कर डाले होंगे, और उसको कुछ ही नहीं आता था, मतलब कुछ नहीं, मतलब वो रे डायग्राम में ये नहीं जानता था इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, मगर उसका फंडा शायद यही हो रहा होगा, क्योंकि वो परेशान तो हमें ज्यादा करता था ना कि भाई टीचर से डाउट पूछेगा, जिसको कुछ नहीं आता और वो सवाल करे, तो जरा सोचो कितनी बड़ी मुश्किल टीचर को है, वो 10 करेगा उसे 9 नहीं बनेंगे ना। अब वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 9 नहीं बनेगा, वो करेगा 18 फिर करूंगा फिर 9 पूछूंगा। तो उसके व्हाट्सएप पे या तो क्वेश्चन रहते थे हमारे पे, या सुबह टाइम, शाम टाइम, दोपहर टाइम, ये टाइम वो टाइम, तो टीचरों में फेमस था वो कि यार क्या है, पर भाई साहब पता नहीं क्या होता फिजिक्स में। तो अब उसने बाद में जब इंटरव्यू दिया यहाँ पे आया था तो उसने बताया कि उसने 1 लाख से ऊपर क्वेश्चन कर लिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो मिला के। और मैं नहीं बोल रहा किसी से पूछ लेना आपको, और टीचरों से भी। कॉन्कर 1 का स्टूडेंट था वो, विशाल गुप्ता, मित्तल, हाँ गुप्ता नहीं है, विशाल मित्तल है, गुप्ता नहीं है, विशाल मित्तल। उसको छोटा भाई भी लेके रहा है सिलेक्शन, वो भी कॉन्कर 1 में ही था लास्ट ईयर, उसका छोटा भाई। तो मैं कह रहा हूं कि गंवार होना कोई गलती नहीं होती है, आप उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम तो करो ना यार। ये एक्सेप्ट करना तो बहुत आसान है कि मुझे नहीं होगा, ये तो बहुत ही आसान हो ना हार के बैठना कि मुझसे नहीं होगा, पर कोशिश तो करो। चलो नहीं होगा ये मान लिया, लेकिन तब भी एफर्ट कर लो, एफर्ट करने में क्या जा रहा है। एवरी सक्सेस बार ट्राई वन डे, हर सफलता पहली बार तो ट्राई ही रही होगी। कोई क्वेश्चन आप करते हो नहीं बना तो पहले क्या रहा होगा, उसमें ट्राई किया तो ही तो पता लगा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई नहीं किया तो। और बेटा ये कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता, क्या पता तूने काइनेमेटिक्स छोड़ दिया, तुझे कुछ नहीं आता, और तुझे लग रहा है कि सर काइनेमेटिक्स नहीं आया मैंने तो पूरी फिजिक्स खराब हो जाएगी, और तूने फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिया, और एग्जाम में लास्ट ईयर काइनेमेटिक्स का एक ही सवाल आया और वो आया था 1:35 का रेशियो क्या होगा, और तूने पूरी फिजिक्स के लिए छोड़ दी थी क्योंकि तुझे काइनेमेटिक्स नहीं आता था, और काइनेमेटिक्स का सवाल ही एक आया। तो अगर आपका सिलेक्शन आपकी किस्मत में लिखा होगा ना, तो वो तो टॉपिक से डिपेंड नहीं करेगा, क्या पता पेपर सेट ही वैसा बनेगा कि जिससे तेरा सिलेक्शन हो, कि 4 टॉपिक ही टॉप सबसे आसान आए और 4 टॉपिक ही तुझे आते थे। क्योंकि अगर आपके नसीब में है, पर वो कब कर पाओगे, तब वो 4 तो आते हो। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमेशा टफ ही चीज हो। मान लो आपको जो चीज बहुत अच्छी से आती है उसी के सवाल आ गए हो, किसने कहा कि सवाल काइनेमेटिक्स के 5 आएंगे, इस साल आ गए 5, और 5 में से 5 और आसान आ गए, आप क्लास में कर रहे वही हो गए, तो लगेगा ना कि क्लास में बैठने के 5 सवाल मिल गए। इसलिए क्योंकि 12th में और कॉम्पिटिशन में यही तो फर्क है। 12th के बोर्ड में क्या होगा, एक ब्लूप्रिंट है कि इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से आधे नंबर का सवाल आएगा। यहाँ कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, ये चैप्टर लिखे हुए, ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर से कोई सवाल ही ना आए। तो इसका मतलब वी ऑलवेज इन अ गेम, हम हमेशा गेम में है, क्या पता हमने 20 चैप्टर पढ़े और 20 में पेपर बन जाए। हम तो वही सोचेंगे सर 20 छोड़ दी, मेरे को 20 ही नहीं बने, तो अरे 20 नहीं बने उससे बेहतर है कि 180 तो बन रहे हैं, कर तो 200 भी नहीं, क्वेश्चन 180 है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कंपटीशन में होप हमेशा बनी रहती है। ये बार बार आईएएस की एग्जाम दोबारा 3 बार 4 बार क्यों दे लेता है, क्योंकि उसमें एक टर्म है जीके। जीके क्या होती है, किसी भी सिलेबस में जीके क्यों है, मैंने बताया था कि जीके का मतलब सिलेबस मेरे हाथ में हो गया ना,
मिस्र की नदी के नीचे एक लाश है, उसका नाम बताओ। क्यों? जनरल नॉलेज। क्योंकि आपके पास अब कोई सिलेबस डिफाइन नहीं हुआ ना यार, जनरल नॉलेज का क्या मापदंड है? तो किसी भी एग्जाम में सिलेबस डिफाइन क्यों कर दिया गया? जीके, जीके का मतलब है अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने तो क्या बोल दिया, एम्स में पहले जनरल नॉलेज तो आती थी। पहले एम्स का जो एग्जाम होता था उसी गिवन टाइम में उन्हें फिजिक्स की करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के करने और 10 करंट जीके करने थे। तो हम टीचर्स को, हम जैसे मैं खुद 10-10 मिनट जीके के बारे में बताता था, पेपर पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, बच्चे पूछते थे। कोई करंट जीके आती थी, उसमें यही आ जाए कि सिडनी टेस्ट में किसने सेंचुरी मारी। तुझे मालूम है जो क्रिकेट का शौक है, किसी को शौक है, तो हम 5-5 मिनट सब टीचर बोल के जाते थे क्लास में कि बेटा आज ये हम वहां पे या सम्मेलन हुआ, उसमें ये गेस्ट आए सार्क कंट्रीज का, वहां पे ये हुआ, यहाँ ये बोलते थे हम। बच्चे डिस्कशन में, टेस्ट बीच में रेसिस में यही करते थे कि यार मैंने थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, तूने थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा। तब वो क्योंकि अलग से कोई तैयारी थोड़ी होती थी जीके की यार, तो पहले दौर ही थोड़ा अलग था ना। अब कहते हैं अब तो ऐसा है ही नहीं, अब तो सवाल भी जीपीटी पे डाला और आंसर आया। तो दौर बदला है, लेकिन पैटर्न अभी भी वही होता है। और क्या पता वापस जीके आ जाए तो कल को ऐसा हो रहा है फिर से कि नीट में भी 5 क्वेश्चन जीके के भी आएंगे ये लोग। तो जीके का मतलब तो फिर यही हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। जनरल नॉलेज का क्या नाम ही क्या है उसका? जनरल नॉलेज। तो वो इसलिए रखी जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका गेम हमेशा ऑन है, आपको नहीं पता क्या हो सकता है। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छी होती, मान लो करंट जीके में आपको कुछ नहीं आता, तो आप एम्स में नहीं जा पाते ना। और उल्टा सोचो, किसी की फिजिक्स में 5-7 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन जीके सारे सही हो गए। तो इसी कंपटीशन में हमेशा हमारे लिए बराबर गेम है, जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक पेपर हाथ में नहीं आए। पेपर आने के बाद तो रिजल्ट हमें पता लग ही जाता है। वो अलग बात है, बाद में हमको समझ में आता है कि वो हमारे गलत भर दी, टेढ़ी भर दी, सीधी भर दी, वो तो बाद में पता लगता है। उस टाइम तो लगता था ना कि होगा नहीं होगा, वो उस पेपर को देख के समझ में आ जाता है। तो इसलिए कंपटीशन में हमेशा पेपर जब तक आपके हाथ में नहीं है, वी ऑलवेज इन द गेम। अगर हमने पढ़ाई की है तो अब मीडियोर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, बीच वाली पढ़ाई तो रहती रहती, कभी भी कॉन्फिडेंस वाली पढ़ाई बहुत कम होती है कंपटीशन में। कि यार मैं आपको 4 साल बाद ही बोल दूं ना एग्जाम है, तो भी आपका कंपटीशन में तैयारी फुल फ्लैश नहीं होगी। कारण क्योंकि हम सीरियस तो वही 3.5 साल में जाके होंगे ना। तो पढ़ाई तो इफेक्टिवली हम 6-8 में नहीं कर पाते। नहीं तो फिर 9th से जो एडमिशन लेता है सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाने चाहिए। जो 9th में एग्जाम, मैं बहुत फैक्टली और वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, कि जो 9th में एडमिशन लेता है उसका 4 साल का कोर्स हो गया 12th तक, तो 9th के बच्चे सिलेक्ट हो जाने चाहिए। तो उनको तो कॉम्पिटिशन पढ़ने के लिए कितने साल मिल रहे हैं? 4। नहीं होता ना ऐसा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सीरियसनेस तो तभी आएगी जब वो एग्जाम की डेट पता लगती है। चलिए अब एक क्वेश्चन और। हाँ बेटा, 9 क्यों आ रहा है वो भी सुन ले, बहुत बढ़िया सवाल। 9 क्यों आता है आंसर? मैं ये बता सकता था पहले कि 9 ही आएगा खुद। कैसे? ये हाइट पर बॉल कितनी बार आती है? 2 बार। सोच आपने बॉल ऐसे फेंकी होती, कितने से? तो ये बॉल ऐसे आती, और फिर यहां वापस स्पीड कितनी? 40। अरे सवाल तो यहां से दिया ना मैंने, लेकिन इसी हाइट पर गणित कहती है कि, गणित क्या कहती है, y बराबर एक्स स्क्वायर। का मतलब क्या होता है गणित में, कि एक y पर कितने x आएंगे? 2। तो इस हाइट पर बॉल कितनी बार आ सकती थी? 2 बार। तो उस क्वाड्रेटिक से टाइम कितने मिलेंगे? 2 बार। अब बॉल सच में कहां फेंकी है? यहां से। तो ये वाला उसकी हिस्ट्री हो गई। तो ये टाइम कैसा आएगा? नेगेटिव। क्योंकि यहां से क्या हुआ, t बराबर, तो ये पुराना टाइम अगर मैं अपने मन से मानता था कितना है, तो ऊपर का ये और ये, इसलिए क्या आया? -9। आई बात समझ? 9 क्यों आता है? ये कितना आया? मान लो इससे पहले बॉल ऐसे आती होती तो ये टाइम, ये और ये
तो टाइम कितना हो गया -9, इसलिए वो 9 आता है। समझ गया, इसलिए आता है वो टाइम नेगेटिव। पता नहीं चाह रहा था लेकिन तूने पूछ लिया। खैर एक और क्वेश्चन ये अपने लिए है क्या? लास्ट क्वेश्चन तो करिए। अभी मोशन ऑफ ग्रेविटी खत्म नहीं हुआ है, उसमें सेल्फ ड्रिवन बॉडी लगेगी रॉकेट। 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक दिया, यह 80 मीटर है, जमीन पर आने में टाइम, ऊपर फेंका है बॉल को। पहले क्या पूछा? टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा टोटल डिस्टेंस, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, एंड चौथा एवरेज स्पीड। देखिए कैसे सोचे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के दो रास्ते हैं। आप यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो और फिर यहां से यहां तक का टाइम। तो टोटल टाइम निकालने का तरीका क्या है? टाइम ए से बी का निकाल लो और बी से सी का निकाल लो। ए से बी का टाइम तो पता ही लग रहा है, कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में जाके वेलोसिटी, तो अगर मैं ये पूरी हाइट निकाल लूं तो मैं क्या लगा सकता हूं? बूस्टर। अरे ऊपर वेलोसिटी कितनी है? 0, तो मैं क्या लगा सकता हूं? बूस्टर। अब वेलोसिटी 0 है, ये हाइट कितनी है? तो ये डिस्टेंस और निकाल लो। ये कितनी निकालो? कितना चला ये? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में ऊपर से दूरी निकाल लो ना। h बराबर हाफ जी 3 का स्क्वायर, कितनी आएगी? 45। तो ये दूरी 45। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 125। तो 125 में कितना आएगा टाइम? 2 इंटू 125 डिवाइड बाय 10, कितना आएगा? 5। 5 और 3 8। बल्कि यहां तो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि मान लो कोई ये डी पॉइंट होता, डी से सी तक का टाइम बताओ, केवल डी से सी तक का टाइम। तो सोचिए पूरा टाइम कितना है? 8। ये कितना? ये कितना? तो 6 कम कर दो, कितना आएगा? 2 सेकेंड। और सुनिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो कितना आ गया? 8। डिस्टेंस कैसे निकालूं? डिस्टेंस को डी बोल रहा हूं, तो जाना कितना? 45, फिर 45 और फिर 80 टावर, तो कितना आएगा? 90 प्लस 80 कितना? 170। अच्छा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो एक बॉल क्यों गई है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो केवल यही आएगा, कितना? 80। तो 80 बटे 8 कितना? 10। और एवरेज स्पीड 170 बाय 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब मुझे एक जो चीज सिखानी थी लास्ट, कि सर अगर मान लीजिए हमारा होमवर्क क्या है? ईएलपी 10 और ईएलपी 11 दोनों, और मॉड्यूल में 53 तक मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे सवाल करने हैं। ये एक्सरसाइज 1 में खाली, तो ये डिस्कस करूंगा कल। हाँ मैं बता रहा था कि मान लीजिए मैं इस मोशन को ए से देखूं, ए से सी तक का, तो ए से सी तक का एक साथ भी निकाल सकते हो आप। कैसे? सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन में एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सोचिए यहां से बॉल कहां फेंकी है? ऊपर। तो बॉल एक्चुअली में ऊपर जाके फिर नीचे आई है ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना आया? माइनस का 80, क्योंकि अपन ने ऊपर की दिशा क्या मानी होगी? पॉजिटिव। तो अगर मैं सीधी इक्वेशन लगाता, ये h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें h कितना रखता? 80 या -80? -80। u कितना? 30, t माइनस 5t स्क्वायर।
स्क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते तो टाइम की वैल्यू 2 आती, एक तो आएगा नेगेटिव का 2 और एक आएगा पॉजिटिव का 8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपकी बार 8। और 2 क्यों आएंगे समझ गए आप, क्योंकि यहां कितनी बार आएगा 2 बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पानी पिलाओ ना यार, पानी पिलाओ।